हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर एक लंबे समय से हमने साथ में मिलकर एमपीपीएससी के लिए निशुल्क तैयारी की। कल एमपीपीएससी का पेपर आयोजित हुआ और पेपर का जो लेवल था, पेपर के जो पूछने का तरीका था, उसमें बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले और इसी को एनालिसिस करने के लिए आज हम इस वीडियो को बनाए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले उसी यात्रा को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हम कल के पेपर के बारे में समझ लेते हैं और फिर हम इस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें किस चीज का क्या आंसर होगा इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि सर ये जो पेपर आया है ये कैसा आया है, तो मैं थोड़ी सी आपको विशेष कुछ पुरानी जानकारियां देना चाहता हूं कि एमपीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, अगर हम 2012, क्योंकि 2012 वो वर्ष है जब से लगातार पीएससी होने लगी या लगातार हर वर्ष पीएससी हुई है। ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा कि जब से हर वर्ष पीएससी की एग्जाम ना हुई हो। जनरली ऐसा एक आध उदाहरण भी नहीं है कि 2012 से अभी तक एग्जाम ना हुई हो। तो मैं आपको, क्योंकि मैं भी 2012 से पीएससी के बच्चों को तैयारी करा रहा हूं, इसलिए मुझे 12 से बहुत सारी चीजें याद है। मैं भी 12 से जुड़ा पीएससी से। 2012 के समय 4 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे। 2013 में ये आंकड़ा थोड़ा सा कम होकर के 2013 में ये आंकड़ा कम होकर के 3,80,000 पहुंचता है। 3,82,83,000 कुछ 3.82 लाख पहुंचता है। अब मैं ये सारे आंकड़े अगर सालों के बताऊंगा तो ये पढ़ाने जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे 2020 तक आ जाता हूं। 2020 में यह आंकड़ा 2,70,000 तक पहुंच जाता है। 2022 में यह आंकड़ा या 2023 का यह आंकड़ा अगर हम लें तो लगभग 2,34,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और अभी अगर हम 2024 के पेपर की बात करें, 2024 के एमपीपीएससी प्री की बात की जाए, 2024 एमपीपीएससी प्री, तो इसमें अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या 1.82 लाख थी, लेकिन अंततः एग्जाम दे करके, एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे, एग्जाम देने वाले, उनकी संख्या घट करके 1,36,000 हो गई। आप लोगों को ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि जो एमपीपीएससी के पेपर का ट्रेंड है, या तो उसकी वजह से स्टूडेंट पीछे हट रहे हैं या ऐसी कोई समस्याएं पैदा हो रही हैं जो पीएससी के प्रति लोगों का मोह भंग कर रही है। आप देखिए 2012 से अभी तक बच्चों की जो जनन शक्ति है, मतलब जो हमारे मध्य प्रदेश में बच्चों के पैदा होने की दर है या बच्चों के एमपीपीएससी में आने की दर है, वो बढ़ी। 4 लाख थी, 12 से अभी तक 10, 15, 20 लाख बच्चे नए बढ़ चुके होने चाहिए थे, लेकिन ये हमारा आंकड़ा घट रहा है। 2013 में 3.8 हो गया। ऐसे घटते घटते ये जो वर्तमान एग्जाम है, इसे मैं सीधे प्रश्न पे ना ले जाते हुए सीधे 2024 के एग्जाम पर फिर से एक बार बता दूं। 24 का एमपीपीएससी का जो प्री था, इस एग्जाम में 1.82 हजार, मतलब 1,82,000 बच्चों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था। एग्जाम फॉर्म भरा और उसके बाद एग्जाम देने पहुंचे केवल 1,36,000। और ये आंकड़ा जो है ना, वो बड़ा ही अचंभित कर लेने वाला है। 1,36,000 जो बच्चे हैं, इन्होंने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे कम रहा। पोस्ट भी इस बार बहुत कम थी, उसका भी इफेक्ट था। केवल 110 पोस्ट होना, ये भी इस पर इफेक्ट डालता है। लेकिन जनरली एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं माइंड से कि वो इन सब चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। पहली बात आपके दिमाग में कुछ समझाने के लिए थी, इसके आधार पर हम आगे बात करेंगे। पेपर का लेवल कैसा था? देखिए पेपर का लेवल कैसा होता है, ये सब बातें हम करें उससे पहले ये समझें कि ये जो पेपर लेवल था, इसको निर्धारित कैसे किया जाता है। इसको निर्धारित कैसे किया जाता है कि पेपर अच्छा है, कठिन है, टफ है, क्योंकि हर व्यक्ति को पेपर अलग अलग लगता है, लेकिन फिर भी कोई एक मानक होता है पेपर के टफ या फिर सरल होने का, इजी होने का।
तो टफ या इजी या फिर मध्यम नाम का जो मिडिल टाइप का पेपर होता है, उसके आधार क्या होते हैं? जब कोई पेपर, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको 1760 वीडियो मिल चुके होंगे अभी तक, हर आदमी इसको टफ या सरल अपने एंगल से बता रहा होगा, तो मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट के अंदर वो क्षमता दूं जिससे वो खुद ये समझ सके कि पेपर टफ था या इजी था, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। जब कोई पेपर ट्रेंड में है, जिस ट्रेंड में चल रही कहानियां होती हैं, ट्रेंड जैसे कि हर बार जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी तरीके का पेपर पूछ लिया जाए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि हर बार एग्जाम में अभी तक पिछले 5 उदाहरण अगर एग्जाम के देखे जाए तो वहां पर एक क्वेश्चन जरूर आता था कंप्यूटर वाले सेक्शन से कि ये जो फलाना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या गवर्नमेंट का एक साइट है, ये C2C है या B2C है या G2C है। ये जो B2C, B2C, G2C ऐसा वाला जो क्वेश्चन है या C2C, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता था जो इस बार देखने को नहीं मिला। ऐसे मैं आपको धीरे धीरे करके 50 उदाहरण बता सकता हूं जो ट्रेंड में थे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको जो ट्रेंड में था उसका एक और उदाहरण आपको मैं बताता हूं। जनरली आयोग जो है वो ट्रेंड में एक क्वेश्चन और चला रहा था, जैसे कि हम इसे जियोग्राफी का जो सेगमेंट है या मध्य प्रदेश की जियोग्राफी का सेगमेंट है, आप देखेंगे तो वहां से जो रियासत वाला पोर्शन है या भारत के इतिहास वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह गायब है। तो ये रियासत मध्य प्रदेश, देखो इतिहास, भारत का इतिहास तो पिछले 10 परीक्षाओं से गायब हो चुका है, वो नहीं पूछा जाता है और वो सही भी है, वो ट्रेंड नहीं है। लेकिन हमारी जो रियासतों के राजाओं, उनकी विशेषताएं हैं, वो ट्रेंड में था क्वेश्चन की, वहां से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जो इस बार गायब हो गया। तो अब आपको जो समझना है कि पेपर इजी किसे कहते हैं, मध्यम किसे कहते हैं और टफ किसे कहते हैं, तो पहला आधार तो होता है कि जब कोई पेपर ट्रेंड से हटकर के आ जाता है तो वो अपने आप टफ हो जाता है। ये याद रखिएगा, जब कोई पेपर अपने ट्रेंड, जिस तरीके के पेपर हमेशा आ रहे हैं उससे हटकर के क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम का जो लेवल है वो टफ हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन और बताता हूं। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा रहा था पिछली परीक्षाओं से कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना की, शारदा सदन किसने बनाया। वो जो धार्मिक सुधार आंदोलन है वहां से एक प्रश्न जरूर ट्रेंडिंग होता था जो इस बार गायब हो गया। तो ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, यहां से किसी धार्मिक सुधार आंदोलन से किसी क्वेश्चन का गायब हो जाना, ये धीरे धीरे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है या ये की जा रही है मेरे द्वारा कि जो ट्रेंड चल रहा था उससे हट जाना पेपर को टफ बना देता है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट हम एनालिसिस करें। दूसरा पॉइंट, आप पॉइंट नंबर 2 की पेपर कैसा था। जब भी पेपर में एनालिटिकल क्वेश्चन या फिर ऐसे समझ वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है और फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या कम हो जाती है तो पेपर टफ हो जाता है। याद रखिएगा, तो पेपर टफ हो जाता है। देखो बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी इन बातों से सहमत ना हो कि यार मैं कह रहा हूं पेपर टफ, उनका अच्छा गया होगा तो उनको वो इजी लगेगा, लेकिन हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं। हम 1,36,000 बच्चों पर बात कर रहे हैं, मैं किसी 10-5 बच्चों पर बात नहीं कर रहा हूं। तो 10-5 बच्चों के हिसाब से पेपर टफ या इजी नहीं होता, सभी बच्चों के हिसाब से जो पेपर आया उस हिसाब से। और ऐसे मैंने अलग अलग 6 आधारों को सोच करके ये निष्कर्ष निकाला, या मेरा जो निष्कर्ष है कि पेपर जो ट्रेंडिंग प्रोसेस था, पेपर जो था वो टफ था। ये बहुत सॉलिड सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सोचने समझने का बात नहीं है। पेपर हमेशा के ट्रेंड से हटा, दूसरे तरीके से बनाया गया या जो लिंक है उससे हट करके बनाया गया, इसलिए पेपर टफ था। अब जब पेपर टफ हो जाता है तो क्या होता है, तो कट ऑफ गिरता है। क्या होता है, कट ऑफ गिर जाता है। लेकिन कट ऑफ कितना गिरेगा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ देखना है कि पोस्ट की जो संख्या है वो केवल 110 है, 110 ही पोस्ट है एग्जाम में। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं आप सबके सामने
कट ऑफ लिखने जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है एमपीपीएससी में। हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जनरल के कट ऑफ की बात की जाए, फिर ओबीसी के कट ऑफ की बात की जाए, फिर एससी और फिर एसटी के कट ऑफ की बात की जाए, यहां मेल के कट ऑफ की बात करें और फीमेल के कट ऑफ की बात करें। तो अगर हम जनरल का कट ऑफ देखें तो क्योंकि पिछली एग्जाम्स के एग्जाम्पल से हमें यह पता है कि पिछली बार 81 80 तक गया कट ऑफ, इस बार वो कट ऑफ थोड़ा सा कम होकर के मेरे हिसाब से 79 78 तक होना चाहिए, और यही फीमेल्स में 78 77 होना चाहिए। अगर यही कट ऑफ में ओबीसी के लिए बात करूं तो वहां पे भी कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ में डिफरेंस तब आता है जब सामान्यतः बहुत सारी पोस्ट होती है। ओबीसी और जनरल में हमारे यहां बहुत कट ऑफ डिफरेंस नहीं होता, और मैं यही कट ऑफ महिलाओं के लिए भी सोचता हूं, या मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से कट ऑफ यही होना चाहिए। यहां एससी में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, 75 76 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, और ये 73 74 होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा और सोच लिया जाए तो एसटी का कट ऑफ भी 73 72 के आसपास हो, या 71 के आसपास, या 70 के आसपास। यहां थोड़ा सा और इलाबरेट कर देता हूं मैं, 70 से 71 और 69 से 68 69 से 70 तक यहां कट ऑफ होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो अब ईडब्ल्यूएस वो ईडब्ल्यूएस नहीं रहा जो पिछले 2 एग्जाम से आपको ईडब्ल्यूएस देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस जनरल में ही आ चुका है, तो ईडब्ल्यूएस के मेल के लिए, ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए कट ऑफ और फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा कि सामान्यतः होता है या होता आया है। 78 77 का जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड इस एग्जाम को होना चाहिए। हर एक एग्जाम आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरे हिसाब से बाय डीसी सर हम कहें, ये मेरे हिसाब है, मेरे हिसाब से ये एनालिसिस है। हो सकता है कि इसमें कम ज्यादा हम इसमें प्लस माइनस 2 का ट्रेंड लेकर के चले, लेकिन कोई सोच रहा हो कि कट ऑफ 85 चले जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक परीक्षा आपको याद रखना है, हर एक परीक्षा अपने साथ कुछ नई चीजें लेकर आती है। 1,36,000 बच्चे थे, उनमें सबको सफलता नहीं मिलती है, बहुत सारे बच्चों को असफलता और कुछ छोटे से एक समूह को सफलता मिलती है। यहां सफलता और असफलता का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 99% असफल होते हैं या असफलता की कैटेगरी में जाते हैं, और केवल 1% बच्चे सफलता की कैटेगरी में जाते हैं। करना क्या चाहिए? मुझे यकीन है कि मेरे जो सुनने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको वो दोनों ही कैटेगरी के होंगे। हम दोनों ही स्टूडेंट को आज ही फिर से विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। जो आपकी परिस्थितियां हो, जो आपकी स्थितियां हो, उसके अनुसार आपको अपने आप में सुधार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं स्पेशली ये बोलना चाहूंगा कि ये एक एग्जाम तक ही सीमित होता है। एग्जाम को एग्जाम ही रहने दें, इसको अपने जीवन का एक हिस्सा नहीं बनाएं। हाँ, बन जाता है, जो भी चीज हम लगातार किसी एक लंबे समय तक करते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम को केवल जीवन का एक पड़ाव, जीवन का एक हिस्सा समझना है। जो लोग इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर ला रहे हैं उनके लिए रणनीति इतनी सी है कि वो आज ही अपनी टेबल पे रखे हुए सारी किताब, कॉपी किताब को बंद करके नए सिरे से मेंस का जो छोटा सा समय मिला है उसमें मेंस की तैयारी करना शुरू करें। और जो प्री में जिनका कट ऑफ, जिनको लग रहा है कि उनका कट ऑफ से बहुत कम नंबर है, वो आज फिर से नए सिरे से प्री की तैयारी करना शुरू करें। चाहे तो 1-2 दिन रेस्ट ले सकते हैं अपने दिमाग को ठीक करने के लिए, अपनी परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। और फिर हमें एक दिन ये परचम लहराना है कि हमारा भी कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर हो और हमें इसको पास करना है। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, कल से मैं आप सबके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार सटीक आंसर की तक पहुंचने में, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करने में, सारी चीजें जब तक ऑथेंटिक हमारे पास नहीं आ जाए, मैं आपके सामने उपस्थित होने से थोड़ा सा डरता हूं, क्योंकि हम वीडियोस व्यूज के लिए नहीं बनाते, ज्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते कि ज्यादातर लोग हमें देख लें, क्योंकि हम अगर आज एनालिसिस कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे जीवन का, बहुत सारी चीजों का निर्धारण इन चीजों से होना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि
इन क्वेश्चंस के आंसर क्या रहे। एक सेट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। पहला प्रश्न जो मेरे पास उपलब्ध सेट है उसमें आपके सामने है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 21 की ट्राइसोमा के होने के कारण वाले से विकार से कौन सा रोग पैदा होता है। इसका सीधा आंसर आप सब लोगों को ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है, डाउन सिंड्रोम इसका आंसर होगा। ज्यादा इसमें विवाद की स्थिति नहीं है। जहां भी विवाद की स्थितियां 20 क्वेश्चंस में बन रही हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं उनके आधार आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहां बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य के लिए 7 प्राथमिकताओं में से कौन सा एक नहीं था। इसका आंसर ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि यात्री सुरक्षा, लेकिन जो स्वास्थ्य नीति का पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूंगा, उसके 10वें पेज पर ये 7 आधार दिए हैं। उसमें यात्री सुरक्षा है, स्वच्छ भारत अभियान है, नारी है, अन्नपूर्णा योजना उसमें नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसका यह आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाराइज्म हो जाता है। तो ये खेसारी दाल जो है, इसके सेवन से ये रोग होता है, इनमें विवाद वाली बात नहीं है। 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। आप इसरो के साइट पर जाएंगे या विकिपीडिया भी करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। PSLV C30C जो है, इस 37 इसका आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई, ये हमारी ल्यूसेंट की किताब से आया हुआ प्रश्न है। देखो लूसेंट से अभी तक 5 प्रश्नों में 2 प्रश्न आ चुके हैं। ये डाप्सन इकाई द्वारा नापा जाता है। मानव शरीर की ग्रीवा कोशिकाओं में कितनी हड्डियां होती हैं या कितनी कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो 7 कशेरुकाएं होती है। ये निर्विवाद प्रश्न है, इसलिए मैं सीधे इनको आगे बढ़ाते जा रहा हूं। मंगल ग्रह को भारत का पहला अंतरिक्ष ग्राह्य मिशन माना गया और वो कब लॉन्च किया गया, तो 2013 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया, तो 1974 में। हमने जो आपको पर्यावरण वाला एक वीडियो पढ़ाया था उसमें ये सब चीजें अवेलेबल है, ये क्वेश्चन वहां अवेलेबल था। एसडीजे इंडिया इंडेक्स, इसके 3 क्वेश्चन एसडीजे से आए और तीनों के तीनों बहुत आसान प्रश्न थे, कोई भी इनका आंसर कर सकता है। 1 गरीब, 2 भूखे और 9 में नवाचार, ऐसे 3 चीजें हमें याद रखनी थी और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब में निम्नलिखित किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लेजेलाइट्स द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये अपघटक होते हैं। कौन होते हैं ये? अपघटक होते हैं, याद रखिएगा। स्वपोषित तब होते जब शैवाल उसमें शामिल होता, उपभोक्ता में है नहीं, अजैविक घटक है नहीं। तो अजैविक और उपभोक्ता तो है नहीं, यहां विवाद हो सकता था। मैंने क्लियर कर दिया कि अगर यहां शैवाल शामिल होता तो फिर ये स्वपोषित में आते, लेकिन क्योंकि शैवाल शामिल नहीं है इसलिए ये कहां जाएंगे, ये सब अपघटक में चले जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत ने सर्वोच्च न्यायालय के दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की व्याख्या की। आप सब लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, आर्टिकल 15 जब मैंने पढ़ाया था भारतीय संविधान का, मतलब मौलिक अधिकार जब मैंने पढ़ाए थे, तो उसमें पहला जो समानता का अधिकार है उसको डिस्क्राइब करते हुए मैंने चंपकम दोरई राजन का जो केस है उसको डिस्कस किया था। चंपकम दोरई राजन एक महिला थी उस समय के मद्रास राज्य की, जो कि आरक्षक, जो कि पंडित परिवार से बिलोंग करती थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। और इसी के बाद हमारा पहला संविधान संशोधन जो है होता है और यही इसका आंसर होगा। सही आंसर इसका यही है। वैसे चारों केसेस में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक डिस्कस हुए, लेकिन इसका रियल आंसर जो है वो चंपकम दोरई होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, निर्वाचन आयोग सबको पता है कि एक संवैधानिक निकाय है, जबकि विधि आयोग को संवैधानिक संस्था के कार्यों में डिस्टर्ब करने का या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ विधि आयोग द्वारा जो काम बताया गया ये गलत है, इसका आंसर ए होगा। और आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यहाँ
दो चीजें विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है। कुछ लोग इसको ए आंसर कर रहे होंगे और कुछ लोग डी आंसर कर रहे होंगे। अगर हम यहां पर दोनों ही सब्जेक्ट्स, मतलब जो इसकी सबसे अच्छी किताबें मानी जाती है, वो दोनों इन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस सब पॉइंट में बहुत ज्यादा इलोबरेशन है, इसलिए इसका आंसर ये ना होते हुए ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं पहला प्रश्न ऐसा रख रहा हूं जहां पीएससी अपनी तरफ से जो पासा फेंकेगी वो पासा, क्योंकि यहाँ क लगा हुआ है, और जब भी क लगा होता है तो वो थोड़े से डाउटफुल वाले पॉइंट्स में चले जाते हैं। 279 जो जीएसटी से संबंधित या कर से संबंधित आर्टिकल है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पे पहला ऐसा प्रश्न है जिसे मैं थोड़ा डाउट में रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है? तो ये भी जो लूसेंट की सरल सी किताब है वहां से आया हुआ प्रश्न है, जनरल प्रश्न है ये। मैं यहाँ बातें ये नहीं कहूंगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैं आप सब लोगों को वो सोर्स बताना चाह रहा हूं जहां से आप इनके आंसर देख पाए। मैंने तो ये सब कुछ पढ़ाया हुआ, बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए हुए, इनमें से 80% प्रश्न ऐसे थे जिन्हें हमने छू लिया था, जिन्हें हमने देख लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यह क्वेश्चन भी आपको सामान्यतः लूसेंट की किताब में देखने को मिल जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लायक हो। के मुंशी, अगर हम संविधान की प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के नाम देखेंगे तो आपको अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला खेतान ऐसे नाम मिलेंगे, और वहां के मुंशी शामिल है। और आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352, आपको याद हो संघीय मंत्रिमंडल, ये संघ मंत्रिमंडल वाला जो शब्द है वो हमारे संविधान में एक ही स्थान पर यूज हुआ है, और वो है आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 में ही संघीय मंत्रिमंडल है, और इसका सही आंसर संघीय मंत्रिमंडल ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान 6ठी यूनिट का प्रश्न है, क्योंकि यही एसडीजी इंडेक्स और जो नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं उनको जारी करता है, बनाने में मदद करता है, भोपाल में है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता काम करता है, और मंत्रिमंडल जो है वो उसके प्रसाद पर्यंत काम करता है। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि मंत्रिमंडल को प्रसाद पर्यंत वर्यंत वाला कुछ चैप्टर नहीं होता, केवल ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों को सौंपी जा सकती शक्तियां और अधिकार, आपको मैंने एक कोड बनाकर याद कराया था, सव्वे से राजसु भाभू दपन। तो दपन अगर आपको याद रहा होगा तो ये 11वीं सूची का विषय है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य वर्णित है। भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? देखो, भीमा वास्तव में मध्य प्रदेश की एक बहुत छोटी सी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ चली गई, लेकिन इसके 2 आंसर आपको याद रखने हैं। अब आयोग अपनी गेंद कहां फेंकता है? वैसे एक किताब का रेफरेंस मिल रहा है कि उस किताब वाले ने छाप रखा था कि मंडला डिंडोरी, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है उसमें सीधी शहडोल भी मिलता है, सीधी शहडोल में भी ये पाई जाती है और डिंडोरी मंडला में भी पाई जाती है। तो इसके ये दोनों आंसर सही होने चाहिए, या इसके लिए 2 ऑप्शन सही होने चाहिए। ज्यादा वरीयता आपको बी को दी जानी चाहिए, तो बी ज्यादा वरीय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें हम डाउट की स्थिति पर उन्हें रोक देंगे, बाकी सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको बता दूंगा। मंडवरा त्योहार आपने जब सुना होगा, मंडवा तरी जो विवाह करने का स्वरूप है वो इसी से जुड़ा हुआ है, और ये गोंड जनजाति से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राह है या पूछने की बात ही नहीं होनी चाहिए। टंट्या महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? सबको पता है, इस प्रश्न में जो भंवरक्वा रहते हैं उन्होंने इसको खूब पढ़ रखा है, चौराहे पे प्रतिमा है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई जो है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? सबको पता है कि वो भिलाला जनजाति से संबंधित है। इन प्रश्नों में कोई डाउट वाली स्थितियां नहीं है, सीधे आंसर करना है। स्वर्गीय बादल भोई जो थे वो एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन प्रश्नों में डाउट नहीं है, सीधे आंसर कर लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं में महिला शब्द यूज हो चुका है, इसलिए इसका आंसर आपको याद रखना है देवी अहिल्या सम्मान होगा। अगर इसमें महिला शब्द उपयोग नहीं होता तो फिर तुलसी सम्मान आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? बिरहा जो है वो कोल जनजाति का लोकप्रिय गीत है। खैर ये बघेलखंड का परंपरा है, लेकिन क्योंकि बघेलखंड में कोल जनजाति पाई जाती है इसलिए इसका आंसर कोल ही करना है आपको। भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की संस्कृति, परंपराओं, विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है?
तो जो शंकर शाह रघुनाथ शाह वाला सम्मान है ये इसी कार्य के लिए दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? यहां बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बिरसा मुंडा आंसर किया है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो अधिकांश लोग मान रहे हैं कि बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना इसका आंसर है, लेकिन यहां सावधानी रखनी है। दलपत शाह तो है नहीं, रघुनाथ शाह तो है नहीं, लेकिन आपको याद हो कि 2013 में टंटिया मामा स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी, जो आज भी चल रही है। तो क्योंकि टंटिया मामा के नाम पे भी स्वरोजगार योजना है, बिरसा मुंडा के नाम पर अभी अभी हाल ही में 6 सितंबर 2022 को एक स्वरोजगार योजना आई, तो इसके जो आंसर है वो साफ साफ शुद्ध रूप से, अगर आयोग इसमें कोई गलती ना करे तो टंटिया भील और बिरसा मुंडा दोनों होना चाहिए। अधिकांश लोग यहां मेरा विरोध कर सकते हैं, देखिए 6 सितंबर 2022 को बिरसा मुंडा के नाम पर स्वरोजगार योजना शुरू होती है, लेकिन 2013 में अगर मध्य प्रदेश शासन के आदिवासी जो विभाग है उसकी साइट पर आप जाएंगे तो 2013 में जो स्वरोजगार योजना है वो टंटिया भील के नाम से भी है। तो इसकी दोनों ऑप्शन सही होंगे और दोनों ही होने चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन वन्या जो है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसमें विवाद नहीं है। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा जिसे 2007 में चेंज किया गया वो पहले 25% फिक्स थी, 1991 से 2007 तक 25% ही रही, उसके बाद चेंज हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2023 तक सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का योगदान आपको याद होगा या नहीं भी होगा, तो अभी हमारा जो बाह्य ऋण का योगदान है वो लगभग 18.6% है। इस तारीख को सेम यह आंकड़ा आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, 2017-18 में भारत के सभी कारखानों में कितना प्रतिशत जो है वो कितना प्रतिशत था? देखिए लगभग ये 6.5% के आसपास था, और इसका वास्तविक आंसर या तो 5 होगा या 10 होगा। अब आयोग के हाथ में बॉल होगी कि वो 6.5 को 5 में काउंट करता है या 10 में काउंट करता है। तो इसका आंसर अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से 5 होना चाहिए। अगर आयोग 10 भी चाहेगा तो वो इसे प्रूव कर सकता है, क्योंकि 5 से ज्यादा की बात की जा रही है, इसलिए वो यहां सोच लेगा कि 5 से ज्यादा माने 10 हो सकता है, लेकिन आयोग इस क्वेश्चन में खेल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, G20 का पहला शिखर सम्मेलन बिना विवाद के सबको पता है कि वॉशिंगटन डीसी 2008 में हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्नति जो एग्री GIS पोर्टल है वो कृषि के पूर्व सूचना तंत्र को विकसित या उसके आधार पर लोगों को जानकारियां देने के लिए बनाया। समग्र शिक्षा पोर्टल या मध्य प्रदेश का जो शिक्षा मंत्रालय उसकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2008 में, कब 2008 में इन सबको मिला सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा की शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को मिला करके समग्र शिक्षा अभियान की जो प्रारंभ है या 2 का जो सूत्र है वो लाया गया। खैर इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ, 2008 केवल विचार था, तो ये भी याद रखना। तो इसका सही आंसर जो है वो ये होगा। और आगे बढ़ते हैं, 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत में की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों के आधार पर, ये आपको सीधा सीधा मेरा जो नोट्स है उसके पहले और दूसरे पन्ने पर ही इसका आंसर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। आपको याद हो कि इन दोनों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 65,023 मध्य प्रदेश की, जबकि भारत की 58,000 के आसपास है, तो डिफरेंस है, यही याद रखना है। GI टैग चिन्नौर चावल जो है वो बालाघाट का निर्विवाद प्रश्न है, इसका आंसर सबको पता है कि निर्विवाद है ये। और आगे बढ़ते हैं, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी है, खरगोन का महेश्वरी है, बुरहानपुर का केला है और मंसूर का लहसुन है। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है वो 4 का ये वाला आंसर हो जाना चाहिए कि B जो है वो इसका आंसर होगा, आप मिला लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के SDG इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था, 2-3 दिन पहले एग्जाम के पहले, तो मैंने आपको बताया था कि SDG में रैंकिंग नहीं पूछी जाएगी, यही पूछा जाएगा, और वो हुआ भी, सीधा तौर पर यही पूछ लिया गया आपसे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है?
तो इसका केंद्रीय भाग जो है वो कर्नल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें फिर भी आयोग गेम खेल सकता है क्योंकि कर्नल ऐसा कोई लिखित फॉर्मेट में होता नहीं, लेकिन कर्नल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमला भ्रामक ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहता है, वो फिशिंग कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं। कर्टेली क्या है? अब यहाँ विवाद की स्थिति है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जिसमें मैं विवाद लिख रहा हूं। ये सर्च इंजन था लेकिन 2010 के बाद ये सर्च इंजन बंद हो गया है। इस कारण से यहाँ जो है इंटरनेट फोरम भी आंसर हो सकता है और सोशल साइट्स भी हो सकता है, क्योंकि इसने कुछ समय के लिए सोशल साइट्स के रूप में काम किया। इसका आंसर जो है वो अभी आप सर्च इंजन ही मान लें, लेकिन आयोग यहां पर कोई ना कोई नया तीर तुक्का ला सकता है क्योंकि ये सर्च इंजन तो पुराना बंद हो चुका है। इमिटेशन गेम, इसमें कोई विवाद नहीं है। द ट्यूरिंग टेस्ट को इमिटेशन गेम के नाम से ही जाना जाता था। ट्विटर के संपादक संस्थापक जैक डोर्सी हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन है, इसमें भी कोई सोचने की बात नहीं है। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो पेशेवरों को जोड़ने का काम करती है वो लिंक्डइन कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंक्डइन कहलाती है। 2010 में स्थापित हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा मशीन लर्निंग है, जैसे हैदराबाद का जो IIT है उसने एक शिक्षा के रूप में, पोर्टल के रूप में शुरू किया। MPEG का फुल फॉर्म होगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये निर्विवाद प्रश्न है। इंटरनेट में WWWC का अर्थ क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम 1994 में एक संस्था स्थापित हुई जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डोमेन नेम और नंबर की दिशा में काम करती है, विकास पर काम करती है। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि में अनाजों में गेहूं का स्थान कौन सा है? ये 99% कोचिंग संस्था है, इसका आंसर दूसरा दे रही है, लेकिन गलत है ये बात। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से अनाजों में, मतलब क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो टोटल अनाज मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा अनाज बोया जाता है या सबसे ज्यादा कौन सा अनाज पैदा होता है, ये प्रश्न है। और इसका आंसर ए होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बोई जाने वाली और सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली वस्तु जो है, अनाज जो है, वो प्रथम गेहूं है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन हुआ था सबसे पहले? उज्जैन में संयंत्र है, तो उज्जैन ही आंसर होना चाहिए था, अधिकांश लोगों का ये मानना है। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो देवास में हुआ था। यहां पे भी आयोग कुछ गड़बड़ कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं। रॉक फॉस्फेट जो है उर्वरक उद्योग से संबंधित है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा, तो अगर ये अधिकांश वर्षा शब्द ना होता तो फिर सी आंसर हो जाता, लेकिन अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इसमें भी कोई बात सोचने की नहीं है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण सीधा आंसर है, 73 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? यहां थोड़ा सा विवाद की स्थितियां जन्म लेती है, ये याद रखिए, लेकिन इसका आंसर जो है वो आप सबको याद हो, अमरकंटक पठार होना चाहिए। कुछ जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें भांडेर पठार भी दिया हुआ है इसका आंसर, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो अमरकंटक पठार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किसकी मदद से की गई? तो भारत हेवी जो संस्था है BHEL की स्थापना जो है वो सबको पता है, ब्रिटेन के सहयोग से हमने उस समय की थी भोपाल में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है? भोपाल में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों में है? जो सरदार सरोवर परियोजना है ये 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, बाकी सब 3 राज्यों पर फैली हुई है। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है, याद रखिएगा, इनका उपन्यास है ये। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो प्रधान आचार्य उस समय नियुक्त किया करते थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। बाद में इन दोनों के बीच विवाद हुआ, वो अलग बात है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया था?
तो असहयोग आंदोलन के समय इसका बहिष्कार हुआ था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में ये जो प्रादेष्टा है ये न्याय विभाग का प्रमुख या न्याय विभाग से संबंधित होता था। के.एम. पाणिक्कर ने किसको, वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले को। इन सब के रेफरेंस मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जहां जरूरत है, जहां विवादित है, यहाँ कुछ लोग दादा भाई नौरोजी कहेंगे तो यहाँ मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको किताब का। आगे बढ़ते हैं, किस वेद में सभा समिति को, तो ये तो सिंपल प्रश्न है, अथर्ववेद में सभा समिति के दो दोहिताओं के रूप में इसे वर्णित किया गया। क्षत्रिय वर्ण के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन जो है वो किया जाता था, तो यहाँ बहुत ज्यादा विवाद होने वाला है, क्योंकि वास्तविक रूप में अलग अलग किताबों और अलग अलग सोर्स में यह आंसर अलग अलग मिलेगा। सामान्यतः गायत्री मंत्र का प्रयोग होता था उपनयन संस्कार के लिए, और क्षत्रिय के लिए जिस मंत्र का उपयोग होता था वो इन चार ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका वास्तविक आंसर जो है वो गायत्री मंत्र ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गुहा मंदिरों में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, देखिए इस क्वेश्चन में वो मंत्र है ही नहीं चारों ऑप्शन में जिससे क्षत्रियों का उपनयन संस्कार शुरू होता था, इसलिए वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाना चाहिए या यहाँ इसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन अगर सार्वभौमिक बात करें तो गायत्री मंत्र से क्षत्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था कुछ स्थानों पर, इसलिए ये सही हो सकता है। गुहा मंदिरों में कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा से संबंधित है, याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेदों में सबसे अधिक प्राचीन वेद बिना डाउट के ऋग्वेद है। अष्टांग योग के अंतरंग, और अगर आप हमारी योग वाली क्लास देख लेंगे तो उसमें आपको साफ साफ बताया गया है ये तीनों अंतरंग, और ये आखिरी के जो तीन ध्यान धारणा समाधि वो बहिरंग के, सॉरी उल्टा हो गया, ये बहिरंग और ये अंतरंग के हिस्से हैं। आगे आप सबको सिंपल सा प्रश्न पूछा हुआ है, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, सिंपल सा इसका आंसर हो जाना चाहिए कि जो दामोदर है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ताप्ती जो है वो सतपुड़ा से निकलती है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा इसका 4। अगर मैं इसे मिलान करूं तो 4 का 4 हो जाना चाहिए, तो 4 का 4 ये वाला ऑप्शन भी सही दिख रहा लग रहा है। इनमें से क्या होगा, थर्ड का 1 होगा, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। 2 का 1 ब्रह्मगिरी, साबरमती जो है वो मेवाड़, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, मैं इसलिए एक बार देख लेता हूँ। हाँ सही है, साबरमती यहाँ आएगा, कावेरी यहाँ आ जाएगा। चारों याद ना भी हो तो आंसर हो सकता था। कौन से 2 राज्यों का मिलकर के देश के सकल उत्पादन में या कुल निक्षेप में 50% है, तो जो उड़ीसा और झारखंड है 1 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों में 50% से ज्यादा भंडारण है। आगे बढ़ते हैं, भारत में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इस निर्विवाद चीजें हैं, इन सब में कोई बहुत फोकस नहीं करना है। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण रखता है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण जो है उड़ीसा रखता है। जब मैंने कोडिंग से ही याद कराया था तो बोला था कि बक्से को उड़ा दो, तो एक बच्चे ने कमेंट करके मजाक भी उड़ाया था, लेकिन वही प्रश्न एग्जाम में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप सबको पता है कि एल नीनो ला लीनो ये हर वर्ष घटित होने वाली घटनाएं नहीं है, ये 2-4 वर्षों में 5 वर्षों में घटित होती है। 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में, तो चावल के उत्पादन में हमेशा से पश्चिम बंगाल प्रथम रहा है। कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो नर्मदा जो है वो सबसे लंबी नदी है। यहाँ कावेरी की लंबाई 724, 780, तो सिंपल है 13-12 जो है वो सबसे लंबी नदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था, तो तोके जो तूफान है ये आया था पश्चिमी तट पर। पर्वत चोटियां जिनकी ऊंचाई के आधार पर, तो अन्नामुड़ी की एकमात्र इसी की भी याद रह जाएगी तो चलेगा, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है, तो जो सबसे ऊंची चोटी है वही हमारा आंसर होगा। सबसे अन्नामुड़ी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। आपको कोडिंग्स याद आ रही होगी, मैंने ये कोड बना करके आपको याद करवा रखा था। दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर डी होगा। यहाँ मैं आपको एक स्टेटमेंट भेज दूंगा, मध्य प्रदेश शासन का जो पेपर है वो भेज दूंगा रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये विवादित प्रश्न है। 2024 में भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में, तो सुधा मूर्ति इसका आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची, अगर आप स्पोर्ट्स वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने इसका बहुत बखान किया हुआ है, याद रखिएगा।
कौन पारंपरिक माच गायन शैली, तो माच का भी कोड बना करके आपको याद कराया गया था ओम प्रकाश। इसमें 80% प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं अलग अलग वीडियो में कोडिंग के माध्यम से बता चुका हूं आपको। सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो कल्यमपुड़ी राधा कृष्ण राव को मिला। CR राव मिलेगा अगर आप सर्च करेंगे तो ये वही है, कल्यमपुड़ी CR राव। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाला, तो उसका आंसर डी गुकेश होगा, सीधा आंसर है ये। लम्हेटा जो है वो जबलपुर में है, और ये अगर याद ना हो तो जियो पार्क जबलपुर में बना है, ऐसे भी याद रह जाए। 2024 में भारत के लोकपाल के रूप में, तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, निर्विवाद प्रश्न चल रहे हैं इसलिए फटाफट आंसर कर रहा हूं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन, मुझे नहीं लगता कि इस परीक्षा में किसी ने इस प्रश्न को गलत किया होगा। जनवरी 2024 में भारत और इंग्लैंड में संपन्न जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भारत 4-1 से विजयी रहा था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को जमाना है, अब सबका जमा हुआ ही है। बखत बल्ली जो है वो शाहगढ़ के थे, ये लगभग जमा हुआ है, इस रूप में ये आंसर होगा। तो 4 का जो है वो 4 आंसर होना चाहिए, 3 का 3 आंसर हो जाना चाहिए, फिर 1 का 2, तो इसका पहला आंसर होगा। आगे नर्मदा नदी का संदर्भ जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये एक विवादित प्रश्न है, लेकिन मैं आपको एक ऑथेंटिक किताब का फोटो भेज दूंगा जिससे ये आंसर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आगे किस ताम्र पाषाणकालीन स्तर बिना विवाद का प्रश्न है, कायथा में वराहमिहिर के साक्ष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं, घाटी गांव जो है वो ग्वालियर में है और यहाँ पर इंदौर लिख दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शंकर राव पंडित, कृष्ण राव पंडित, ये दोनों बाप बेटे जो हैं वो ख्याल गायकी से संबंधित है, ग्वालियर घराने से जुड़े हुए लोग हैं। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या है, तो इसका मैं साक्ष्य आपको भेज दूंगा। छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ CG मतलब छत्तीसगढ़ जो का सांस्कृतिक पोर्टल है, वहां का साफ साफ शब्दों में एक स्टेटमेंट मेरे पास है जिसमें कुडगरिया जो है उसको इसका केंद्र सूत्रधार बताया गया है। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ धार में है, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ, ये तो गूगल करने पर सिंपल मिल जाएगा। कुमार गुप्त और बंधुवर्धन जो है ये भवभूति की रचना नहीं है भैया, याद रखना है, भवभूति की रचना नहीं है, वत्स भट्ट की है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, इसका डी गलत ही पूछा है। और आगे बढ़ते हैं, कोबर, हमने कोडिंग बना करके आपको चित्रकलाएं सारी बघेलखंड बुंदेलखंड की याद कराई थी, वहां कोबर आई जाता है। यशोवर्मन में इसको सोदानी अभिलेख के रचयिता कौन है, तो वासुली कवि जो है वो उसके रचयिता है। इन 100 के 100 प्रश्नों के जो आंसर है वो मैं आपको भेज दूंगा। अब मूल प्रश्न आपके दिमाग में एक गुंज रहा होगा कि DC सर अब क्या करने वाले हैं, ये निःशुल्क शिक्षा की दिशा क्या होगी। 1-2 दिन में हम चिंतन करने के बाद आपको दिशा बताएंगे कि हम प्री और मेंस दोनों साथ में करने वाले हैं या केवल प्री के रास्ते पर चलेंगे। इस प्रकार की एक दिशा जो हमने अब चुननी है उसका निर्धारण आजकल में हो जाएगा, जल्द ही आपको परिचित करा दिया जाएगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिला करके आप अपने भविष्य की दिशा का निर्धारण स्वयं करें। आप उसके साथ हम आपके जीवन में क्या सहयोग दे पाएंगे ये आपको जल्द ही आज और कल में सूचित कर दिया जाएगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद।